जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, भारतीय इतिहास के प्रश्नों पर आधारित इस लेक्चर श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इतिहास पर आधारित प्रश्नों की इस लेक्चर श्रृंखला का हमारा आज का ये सेकंड लेक्चर है और पहले लेक्चर में हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम वैदिक सभ्यता पर आधारित जो भी प्रश्न है उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर? ये जो लेक्चर होगा ये दो पार्ट में आएगा। एक में हम प्रारंभिक प्रश्न देखेंगे, आसान से प्रश्न जो होते हैं। सेकंड लेक्चर में हम थोड़ा सा लेवल बढ़ा कर देखेंगे ताकि आप बड़ी एग्जाम्स के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। आज आपका पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? दोस्तों, जब हम वैदिक संस्कृति को पढ़ते हैं तो वैदिक संस्कृति दोस्तों जब सिंधु घाटी सभ्यता थी तो सिंधु सभ्यता का पतन हुआ और सिंधु सभ्यता के पतन को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार दिए। जो विचार दिए उसमें सबसे ज्यादा मान्य जो विचार रहा वो ये रहा कि बाढ़ के आने से सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई थी। हालांकि जलवायु परिवर्तन हुआ, बीमारी का फैलना हुआ, ये सारे कारण भी दिए गए थे। आर्यों का आक्रमण भी उसमें से एक कारण रहा है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर जो बाढ़ के आने से सिंधु घाटी सभ्यता का खात्मा हुआ, ये मान्य मत रहा। और जब सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई लगभग 1750 बीसी के आसपास, उसके बाद लगभग 250-200 सालों तक आधार तैयार होता है एक नई सभ्यता के बनने का। और जो नई सभ्यता बनती है दोस्तों उसे आपने नाम दिया वैदिक सभ्यता। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के खंडरों पर अवशेषों के बाद वैदिक सभ्यता जो है वो बनती है। और वैदिक सभ्यता दोस्तों एक तरीके से 1500 ईसा पूर्व से लगभग 600 ईसा पूर्व तक रहती है। अब इस कालखंड को हमने इसकी विशेषताओं के आधार पर होने वाले परिवर्तन, प्रकृति के आधार पर दो भागों में विभाजित किया ताकि हम इसको आसानी से पढ़ सकें। क्लियर कि पहले व्यवस्था क्या थी और बाद में व्यवस्था क्या हुई है। दो भागों में इसको विभाजित करते हैं। एक काल को हमने ऋग्वैदिक काल कह दिया। बेसिकली ये ऋग्वैदिक व्यवस्था पर आधारित रहा। इस काल में ऋग्वेद हमें इंपॉर्टेंट जानकारी देता है। और दूसरे काल को हमने कहा उत्तर वैदिक काल या बाद का वैदिक काल। तो ये जो काल रहा इसमें अन्य ग्रंथ और बाकी सब चीजें देखने को मिली। अब ये दोनों व्यवस्थाओं में हम देखें तो इसे बोला गया 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक की व्यवस्था। ठीक है? और 1000 ईसा पूर्व से लगभग 600 ईसा पूर्व तक हमने उत्तर वैदिक काल को माना है। इन दोनों में हमको पर्याप्त अंतर देखने को मिलेगा और इस अंतर का एक आधार भी है। वो आधार बनता है दोस्तों 1000 ईसा पूर्व से, जब लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया था और कहीं ना कहीं इसके कारण बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। तो इस वजह से हमें कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो हम दोनों को अलग अलग करके स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे प्रारंभिक वैदिक युग, पूर्व वैदिक युग या ऋग्वैदिक युग। इसको बोलेंगे उत्तर वैदिक युग। क्लियर? अब यहाँ क्वेश्चन बोलता है कि पूर्व वैदिक युग या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना गया, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि वैदिक युग जो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक रहा, इसमें 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय रहा वो पूर्व वैदिक युग या ऋग्वैदिक युग संस्कृति के नाम से जाना गया है। क्लियर? जब हम वैदिक संस्कृति की बात करते हैं दोस्तों तो याद रखना है वैदिक संस्कृति आर्यों के द्वारा स्थापित की गई थी। इस लेक्चर में हम जैसे ही प्रश्न आएगा तो आर्यों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। क्लियर? चलिए, तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो गया? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक संस्कृति का काल रहा है, जो कि वैदिक युग का प्रारंभिक समय भी देखने को मिलता है। पूरी व्यवस्था हमें ऋग्वैदिक व्यवस्था के आधार पर देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखें, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो अभी बताया था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय उत्तर वैदिक संस्कृति के नाम से जाना गया। परिवर्तनों के बाद एक नई प्रकार की व्यवस्था, बदलती हुई व्यवस्था दिखाई पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़े। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। यूपीपीसीएस परीक्षा में 2009 में यह प्रश्न आया था। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो श्रेष्ठ या कुलीन व्यवस्था को दर्शाता है आर्य शब्द। दोस्तों, अर धातु से निकलता है शब्द। धातु क्या होता है? तो याद रखिएगा, जो मूल रूप आप कहते हैं उसको आप क्या बोलेंगे दोस्तों? मूल रूप को आप कहते हैं धातु, और जो धातु है वो है अर। अर धातु से निकलता है आर्य शब्द, और आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। एक्चुअल में क्या हुआ कि जब हमने देखा कि एक व्यवस्था पूरी बाहर से बाहर की तरफ, भारत की तरफ आती है, सिंधु सभ्यता की व्यवस्था को हटाकर यहाँ पर एक नई सभ्यता बसाती है,
तो वो जो लोग आए थे उनको, जो यहाँ मूल लोग थे उनसे श्रेष्ठ माना गया, बेहतर माना गया, उनके लिए शब्द प्रयोग किया गया आर्य शब्द। अब ये आर्य दोस्तों कहां से आए थे? तो आर्यों के आगमन को लेकर कई सारे लोगों ने अलग अलग विचार दिए हैं, लेकिन मैक्स मूलर नाम के एक व्यक्ति रहे, इन्होंने कहा कि आर्य जो रहे वो मध्य एशिया से आए थे। इन्होंने कहा कि आर्य जो रहे वो भारत में मध्य एशिया से आए, और भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जब हम जाते हैं, जैसे सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जाना जाता है, 7 नदियों का प्रदेश सप्त सैंधव प्रदेश, यहां पर आते हैं, यहां आकर एक नई सभ्यता का विकास करते हैं। और ये सभ्यता चूंकि वेदों ग्रंथों आदि पर आधारित थी, तो इन वैदिक ग्रंथों पर आधारित इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता के नाम से जाना गया। तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता कि आर्यों के आगमन को लेकर सबसे मान्य मत किसका है, तो मैक्स मूलर साहब का, जिन्होंने कहा कि मध्य एशिया से आर्य आए थे, आकर सप्त सैंधव प्रदेश में, इसको आप पंजाब का क्षेत्र भी बोल सकते हैं, इस प्रदेश में आकर ये बसते हैं, एक नई सभ्यता बसाते हैं। लेकिन ये सभ्यता पूर्व की सभ्यता से भिन्न थी। जो पहले सिंधु घाटी सभ्यता स्थापित की गई थी उसे आपने एक शहरी नगरीय सभ्यता के तौर पर देखा था, लेकिन आर्यों की ये सभ्यता जो थी दोस्तों, याद रखेंगे, ये ग्रामीण सभ्यता के तौर पर विकसित हुई सभ्यता थी। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। तो आर्यों की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से किस प्रकार से भिन्न थी? ध्यान रखेंगे कि ये ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहां किसके द्वारा स्थापना की गई? तो आर्यों के द्वारा स्थापना की गई। और आर्यों को लेकर कहां से आने का मत है? तो मध्य एशिया से आने का मत मैक्स मूलर साहब का है। अब आर्य जो है दोस्तों, इनकी भाषा की बात करें तो इनकी भाषा रही संस्कृत। याद रखेंगे कि संस्कृत इस दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा है, सबसे वैज्ञानिक भाषा है, और सभी भाषाओं की जननी आप संस्कृत को कहते हैं। और संस्कृत में जो सबसे पुराना ग्रंथ हम लोगों को मिलता है दोस्तों, वो ऋग्वेद मिलता है। वेद मतलब ज्ञान का भंडार, तो ऋग्वेद जो है इस दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ भी हमको देखने को मिलता है। अगर हम आर्यों के द्वारा इस सभ्यता के विकास को देखते थे, सभ्यता के विकास में जो समाज रहा दोस्तों, समाज का जो प्रकृति रही, जो स्वरूप रहा, वो पितृ प्रधान रहा। याद रखिएगा, यहाँ पर पुरुषों को महत्व दिया जाता था। इस दृष्टि से भी ये सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से भिन्न प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो कांसे की मूर्ति मिली है दोस्तों, वो महिलाओं की ज्यादा मिली है। तो वहां पर मात्र सत्तात्मक समाज, महिलाओं की प्रधानता देखने को मिलती थी। हालांकि परिवार का मुखिया पुरुष ही माना जाता था, लेकिन प्रधानता महिलाओं को दी जाती थी। परंतु यहाँ पर पितृ पुरुष की प्रधानता का व्यवस्था हम लोगों को देखने को मिलती है। निवास आपको पता चल गया है, सप्त सैंधव प्रदेश वाला इलाका बना। भाषा संस्कृत थी और पितृ प्रधान समाज का आधार था। आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए थे, ऐसा मैक्स मूलर का कथन भी रहा है। और इनके द्वारा ही भारत में वैदिक सभ्यता की स्थापना की गई। एक लंबे समय तक ये सभ्यता हमें दिखाई पड़ती है, एक आधारित सभ्यता के तौर पर दिखाई पड़ती है। जब बाद में इसमें परिवर्तन आया तो हमने इसे 2 भागों में विभाजित करके भी देखा है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों 4 कथन दिए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, एक एक करके देखते हैं। वे संस्कृत बोलते थे, बिल्कुल आर्यों की भाषा संस्कृत की हमने देखा है। वे घुड़सवारी किया करते थे दोस्तों, इस मामले में भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से आर्य लोग अलग थे और इसीलिए कहीं ना कहीं ये श्रेष्ठ भी कहलाए। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब हमने देखा था तो हमने कहा था कि उन्हें घोड़ों से परिचय नहीं था। हालांकि सुतपुत्रा से घोड़े के अवशेष मिले हैं, लेकिन कहीं हम ये नहीं कहते कि घुड़सवारी करते थे, घोड़े से वो परिचित है। इसलिए जब प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे, हम उत्तर देते हैं घोड़े से परिचित नहीं थे। लेकिन यहाँ आर्य जो थे इनको घुड़सवारी का बेहतर नॉलेज था और ये रथ का भी प्रयोग करते थे। तो ऐसे में घुड़सवारी वाली व्यवस्था थी। घोड़ा जो था ना दोस्तों, वो आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण पशु के तौर पर जाना जाता था। क्यों? क्योंकि जो युद्ध विजय किया, जब इन्होंने नई सभ्यता बनाई तो पुरानी सभ्यता को हटाने में घोड़े की इन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प ली थी। तो ऐसे में घोड़ा इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पशु के तौर पर देखा गया। घुड़सवारी जानते थे, कई झुंडों में भारत आए थे, बिल्कुल सही है। आर्य जो थे वो कई झुंडों में भारत आए थे, ध्यान रखना है। और अगला है, मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, बिल्कुल नहीं। आर्य जो थे वो ग्रामीण सभ्यता, गांव में निवास करने वाले थे, ना कि नगरों में, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर ये व्यवस्था आप लोग ध्यान रखेंगे कि क्या चीज है, आर्य लोग जो थे वो ग्रामीण व्यवस्था के तहत थे, ना कि नगरीय व्यवस्था के तहत थे। अगला प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? दोस्तों ध्यान रखेंगे, यहाँ जौ, गेहूं, चावल और तंबाकू 4 ऑप्शन मिलते हैं। आसानी से आप लोग इसका उत्तर लगा सकते हैं। तंबाकू भारत में पुर्तगाली लेकर आए थे।
1556 के आसपास आप भारत में तंबाकू की व्यवस्थित तौर पर कृषि और चीजों को देखते हैं। मध्य प्रदेश, भारत, यहां अगर हम देखें तो तंबाकू की खेती देखने को मिलती है। विशेष तौर पर दक्षिण भारत में आपको तंबाकू की खेती देखने को मिलती है। लेकिन जौ, गेहूं, चावल, ये तीनों के तीनों दोस्तों आपको दिखाई पड़ता है। अच्छा, जौ जो है उसको पहली फसल के तौर पर भी आप देखते हैं। ये तीनों फसलें सिंधु घाटी सभ्यता के समय पर भी दिखाई पड़ती हैं और ये तीनों फसलें आपको वैदिक सभ्यता के समय भी दिखाई पड़ती है। इसके अलावा मक्का हो, इसके अलावा आप मटर हो, सरसों हो, इन सभी फसलों को भी देखते हैं, कपास को भी देखते हैं। क्लियर। लेकिन यहां पर जौ, गेहूं और चावल तीनों की यहां पर आपको खेती दिखाई पड़ती है। गेहूं को दोस्तों गोधूम कहा गया है, यहां पर गोधूम गेहूं को कहा गया है और बिही चावल को कहा गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये फसलें सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जानते थे। क्लियर। तो कृषि का अच्छा नॉलेज था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को भी कृषि का अच्छा नॉलेज था, वैदिक सभ्यता के लोगों को भी। ठीक है। और ये एक उपजाऊ जमीन पर हुआ था, जो सबसेंधव प्रदेश को हम कहते हैं ना, ये एक फर्टाइल लैंड था, तो यहां पर कृषि बेहतर होती थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ध्यान रखेंगे, उसे ब्राह्मण कहते थे। याद रखिए कि इस समय आपको धीरे धीरे करके ब्राह्मण वर्चस्व भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यह समय था जब पूरे समाज को 4 वर्णों में विभक्त करके देखा गया है। इसको हम आगे देखने वाले अगले प्रश्नों में। तो 4 वर्णों में सर्वोच्च वर्ण माना गया था ब्राह्मण वर्ण को। हालांकि वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म प्रधान थी, ना कि जन्म प्रधान थी, लेकिन ब्राह्मणों को श्रेष्ठता प्राप्त थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ लोग उनके विरोध में आए और ऐसे विरोधी लोगों को ब्राह्मण कहा जाता था वैदिक काल में। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों, भारत इस दुनिया में गणित की शुरुआत करने वाला देश है। क्लियर। और ये शुरुआत भारत के शास्त्रीय ग्रंथ जो उनसे हमको दिखाई पड़ती है। अगर हम देखें तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग और प्राचीनतम ग्रंथों में जो जाना जाता है वो शुल्ब सूत्र जाना जाता है। याद रखेंगे, शुल्ब सूत्र जो है वो गणित के क्षेत्र में भारत के प्राचीन ग्रंथों में से है और इसकी रचना दोस्तों बौधायन के द्वारा की गई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। शुल्ब सूत्र दोस्तों याद रखेंगे, ये संस्कृत के सूत्र ग्रंथ हैं, संस्कृत में लिखे गए हैं और ये सूत्र ग्रंथ हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसमें था क्या दोस्तों, ज्यामितीय जो आप देखते हैं, ज्योमेट्री वाला सेक्शन, उसके जो इंपॉर्टेंट सिद्धांत है वो आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। जनरली क्या होता था कि वो समय था जब यज्ञ को प्रधानता दी जाती थी। तो यज्ञ जब इस यहाँ इंपॉर्टेंट होते थे तो यज्ञ की वेदी बनाना हो, यज्ञ की वेदी कहाँ बनाना हो, उसका आकार क्या होना चाहिए। क्लियर। उसके अलावा उसकी आकृति के साथ साथ उसका साइज क्या हो, सब कुछ चीजों का निर्धारण कहीं ना कहीं शुल्ब सूत्र में दिया गया है। तो इसके आधार पर, ज्यामितीय आधार पर ये शुल्ब सूत्र में यज्ञ की वेदी बनाने की व्यवस्था को दिया गया है। इसे हम भारतीय इतिहास में गणितीय क्षेत्र में अगर देखें तो प्राचीनतम ग्रंथों में देखते हैं, जिसमें वेदी बनाने की, यज्ञ की वेदी कुंड बनाने की तकनीकी को ज्यामितीय आधार पर बताया गया है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? दोस्तों याद रखेंगे कि प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में ऋग्वेद में सूचना दी गई है। याद रखिए, हमने पूरे वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित करके देखा। एक पूर्व वैदिक काल जिसको ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल को आप प्राचीन वैदिक युग भी कह सकते हैं, जिसके बारे में आपको जो जानकारी मिलती है वो बेसिकली ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद जो है दोस्तों इस दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ध्यान रखेंगे, सबसे प्राचीन ग्रंथ के तौर पर आप देखते हैं। और ये जो ग्रंथ है दोस्तों, ये याद रखिएगा संस्कृत भाषा में है। संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीनतम वैज्ञानिक सभी भाषाओं की जननी वाली भाषा है। और ऋग्वेद में दोस्तों याद रखेंगे कि लगभग आपको 10 मंडल देखने को मिलेंगे और 1028 के आसपास सूक्त देखने को मिलेंगे। ऋग्वेद की जो विषय वस्तु है दोस्तों, वो ध्यान रखना है कि इसमें जो स्तुति है देवताओं की, स्तुति दी गई है कि किस प्रकार से आपको देवताओं की स्तुति करना है, वो सब व्यवस्था आपको ऋग्वेद में दी गई है। और इसके गायनकर्ता आप होत्र ऋषि को मानते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ पर यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद भी हैं। अगर इस प्रश्न का उत्तर है तो वो ऋग्वेद है, लेकिन हम बात करें यजुर्वेद की तो उद्धर्वी जो है दोस्तों वो इसके बोल सकते हैं गायनकर्ता माने गए हैं। और यजुर्वेद में क्या दिया हुआ है, तो जो विधि है, काय की विधि, अनुष्ठान की,
वो सभी चीजें आपको कहां पर मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। और जब हम सामवेद की बात करते हैं तो इसको संगीत प्रधान वेद कहा जाता है। क्या? संगीत प्रधान वेद कहा जाता है। इसमें बहुत सारे जो ऋचाएं हैं, जो श्लोक हैं, वो ऋग्वेद से ही लिए हैं और इस ऋग्वेद में दिए गए श्लोकों को सुर में पिरोकर ध्वनिबद्ध करके गायन कला के तौर पर सामवेद में जगह दी गई है। क्लियर? इन सभी वेदों में जब हम यजुर्वेद की बात करते हैं दोस्तों, तो ये गद्य पद्य दोनों में मौजूद वेद के तौर पर आप इसे देखते हैं। अंतिम वेद अथर्ववेद रहा। इसमें आपको कुछ व्यवहारिक चीजें, जिसमें चिकित्सा पद्धति हुआ, जादू टोना टोटका, इस प्रकार की चीजें आपको अथर्ववेद में देखने को मिलती है और स्वयं ब्रह्मा को इसके गायनकर्ता के तौर पर बताया गया है। तो 4 वेद हमें देखने को मिलते हैं भारत में, जो कि भारत के ज्ञान का आधार है, ज्ञान का भंडार है और इस दुनिया की प्राचीनतम ग्रंथों में जाने जाते हैं। तो चारों वेदों के बारे में हम लोगों ने बात की और डिटेल में भी आगे देखने वाले हैं, परंतु इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऋग्वेद प्राचीन वैदिक युग की व्यवस्था को बताता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम बताइए। दोस्तों मेनली हम ऋग्वेद की बात करें तो वो ऋग्वेदिक काल पर आधारित रहा, लेकिन जो उत्तर वैदिक काल था इसमें आर्यों का चहुमुखी विस्तार हुआ है। जब प्रारंभ में आर्य आए 1500 से 1000 ईस्वी का जो लगभग 500 सालों का इतिहास रहा आर्यों का, इसमें इनका ज्यादा विस्तार नहीं देखने को मिला। ये सप्त सिंधु प्रदेश वहीं तक सीमित थे। लेकिन जैसे अब उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो 1000 ईसा पूर्व में जब लोहे की खोज हो जाती है और लोहे का प्रयोग प्रारंभ होता है तो आर्यों का विस्तार होता है। समाज में परिवर्तन आता है, संस्कृति में बदलाव आता है, अर्थव्यवस्था में विस्तार होता है, भौगोलिक विस्तार भी होता है। तो ये लगभग नर्मदा घाटी के क्षेत्र तक कहीं ना कहीं थोड़े हिस्से में आप आर्यों का विस्तार देखते हैं। तो जब इनका सभी प्रकार से विस्तार हुआ है तो इस विस्तार के युग में साहित्यिक विस्तार भी आपको देखने को मिलता है। अन्य 3 वेद लिखे गए, उनके अलावा वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, आरण्यक लिखे गए, उपनिषद लिखे गए। तो मतलब ये सब ग्रंथ लिखे गए और आगे जाकर तो स्मृतियां, पुराण, बहुत सारे ग्रंथ आपको देखने को मिलते हैं, वेद वेदांग आदि। तो कहीं ना कहीं ये आपका प्रारंभिक क्रम रहा। उसके बाद फिर अन्य ग्रंथ भी आए। हमारा जो साहित्य है दोस्तों वो इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संपूर्ण साहित्य है। हमारे वर्तमान समय की सभी समस्याएं आपको भारतीय साहित्य में मिल जाएगी। समस्या का समाधान, अगर आप किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो दोस्तों कहां जाइए? वेदों की तरफ आपको जाना चाहिए। दयानंद सरस्वती ने भी कहा था। तो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद लिखे गए। ब्राह्मण ग्रंथ जनरली वेदों पर टीका के तौर पर आप देखते हैं। हर एक वेद के कितने वेद हैं? 4 वेद हैं और 4 जो वेद हैं हर वेद के निश्चित ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे हम समझने के लिए देखें तो ऋग्वेद, जब आप ऋग्वेद की बात करते हैं दोस्तों, तो इनमें ऋग्वेद के बाद लिखे गए ग्रंथों की बात करें तो वेद, वेद के बाद ब्राह्मण, और ब्राह्मण में ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण, ये दोनों किसके ब्राह्मण है? ऋग्वेद के। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कि मान लीजिए दिया कि ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है, आपको पहचानना पड़ेगा कि ऋग्वेद से है। कौशितकी ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है, पहचानना पड़ेगा कि ऋग्वेद से है। ऋग्वेद के कौन से ब्राह्मण हैं? तो ऐतरेय और कौशितकी है। बाद में हम बात करें दोस्तों सामवेद की, तो सामवेद में पंचविंश, षड्विंश, अद्भुत और जैमिनी, ये सभी के सभी किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ये सभी सामवेद के ब्राह्मण हैं। पंचविंश, षड्विंश, अद्भुत, जैमिनी, तांडव, ये सभी के सभी सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ध्यान रखना है। अगर हम बात करें यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ तो तैत्तिरीय ब्राह्मण की बात कर लें या शतपथ ब्राह्मण की बात कर लें, तैत्तिरीय और शतपथ दोनों के दोनों ब्राह्मण यजुर्वेद के हैं। और अगर हम अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो गोपथ ब्राह्मण जो है वो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो सभी वेदों के अलग अलग अपने सेपरेट ब्राह्मण ग्रंथ भी दिए गए हैं, जिनको आप लोग यहाँ देखेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसको नोट कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो वेदों पर टीका के तौर पर लिखे गए हैं, वो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये ध्यान रखेंगे। एक शॉर्ट बुक टाइप में आप इसको देख सकते हैं ताकि वेदों को शॉर्ट में बेहतर तरीके से और समझा जा सके। भाषा क्लिष्ट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ की बात हुई, क्रम याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है वेदों की संख्या कितनी? अभी मैंने बताया वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, बराबर। आगे देखें
कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। प्रारंभ के 3 वेदों को आप त्रयी वेद के तौर पर देखते हैं। एक और बात याद रखिएगा कि एक जगह पर संहिता शब्द भी होता है। वैसे तो वेदों को संहिता कहा जाता है, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, लेकिन एक्चुअल में संहिता दोस्तों वेदों का जो मंत्र वाला भाग है, याद रखिएगा वेदों के जो मंत्र वाले भाग हैं उनको आप संहिता के तौर पर जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, आरआरबी में 2005 में आया है, उत्तर प्रदेश पीएससी में 2005 में आया, वो अच्छा प्रश्न है। उत्तर है दोस्तों मुंडक उपनिषद। उपनिषदों की टोटल संख्या 108 है। वेदांत दर्शन दिखाई पड़ता है, जीवन की वास्तविकता चीजों को आप सही तरीके से देखें तो उपनिषद उसका एक बहुत अच्छा सोर्स है, जिनको हम दर्शन आधारित ग्रंथों के रूप में देखते हैं। तो बेसिकली दर्शन आधारित जो ग्रंथ है उपनिषद की बात करें तो 108 आपको संख्या में देखने को मिलते हैं। इनमें से एक है मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से ही भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। एक और चीज, जो मुंडक उपनिषद है इसी में कहा गया है कि यज्ञ जो है एक टूटी हुई नाव की तरह होता है। तो यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से किस उपनिषद में की गई है? तो ध्यान रखेंगे मुंडक उपनिषद से की गई है। कट उपनिषद भी एक इंपॉर्टेंट उपनिषद के तौर पर आप देखते हैं, और छांदोग्य उपनिषद भी एक इंपॉर्टेंट उपनिषद है जिससे सबसे पहले श्री कृष्ण के बारे में आपको जानकारी मिलती है। वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। दोस्तों जब हमने सिंधु सभ्यता को देखा था तो सिंधु सभ्यता में कृषि जो रहा वो वहां के लोगों का जीवन का आधार था। कृषि पर आधारित व्यवस्था थी, मुख्य पेशा व्यापार हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन जब हम ऋग्वेदिक आर्यों की बात करें, देखो उत्तर वैदिक आर्य और ऋग्वेदिक आर्य दो भागों में विभक्त है, हम पहले ही बात कर रहे हैं। तो जब हम 1500 से 1000 ईसा पूर्व के समय की बात करें तो यहां पर जो ऋग्वेदिक आर्य थे इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। मतलब इनकी कृषि, इनकी जो अर्थव्यवस्था रही उसका आधार जो है पशुपालन था। लेकिन इसके साथ ही कृषि भी करते थे, व्यापार भी करते थे। क्लियर? कृषि दोस्तों व्यावसायिक उद्देश्य से भी करते थे, खाद्यान्न के उद्देश्य से भी करते थे। व्यापार आंतरिक भी करते थे, बाहरी व्यापार भी करते थे। मतलब देश के भीतर भी होता था, देश के बाहर भी व्यापार होता था। व्यापार जल मार्ग से भी करते थे, व्यापार स्थल मार्ग से भी करते थे। क्लियर? लेकिन यहां पर व्यापार का जो आधार था वो वस्तु विनिमय ही था। ऐसी कोई स्पेशल यहां पर मुद्रा नहीं दिखाई पड़ती है। बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय ही व्यापार का आधार था। पशुपालन की बात करें तो मांस के लिए, यातायात के लिए, दूध के लिए, ऊन प्राप्त करने के लिए आदि दृष्टि से पशुपालन भी किया जाता था ऋग्वेदिक आर्यों के द्वारा। तो एक प्रकार से यहाँ की अर्थव्यवस्था में पशुपालन महत्वपूर्ण था। इसके साथ साथ कृषि, व्यापार आदि गतिविधियों को भी संचालित किया जाता था आर्यों के माध्यम से। एक बेहतर आर्थिक व्यवस्था देखने को मिलती है कब? ऋग्वेदिक काल में या वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। ऋग्वेद में जो भी स्तुतियां दी गई हैं, मंत्र दिए गए हैं, उनको ध्वनिबद्ध करके सुर में पिरोकर सामवेद में जगह दी गई है। लगभग 99 के आसपास मंत्र सामवेद के हैं, बाकी अलग हैं। और लगभग 1875 के आसपास यहाँ पे आपको ऋचाएं देखने को मिलती हैं, और इसमें लगभग 16 के आसपास उपनिषद देखने को मिलते हैं सामवेद के बराबर। तो ये सामवेद की व्यवस्था है, जिसके गायनकर्ता दोस्तों जो रहे उन्हें आपने उद्गाता कहा। ध्यान रखेंगे, उद्गाता किसे कहा गया है? सामवेद के गायनकर्ता को कहा गया है। होत्र ऋग्वेद के गायनकर्ता थे, उधर्व्यू यजुर्वेद के गायनकर्ता थे, ब्रह्मा अथर्वेद के गायनकर्ता थे। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये सामवेद को भारतीय संगीत का जनक आदि ग्रंथ कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे राजा मनु जो थे, जिन्होंने जब धरती पर प्रलय आया था, भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था, मत्स्य अवतार लेकर अपनी पूंछ में नाव बांध कर लाए थे। तब सप्त ऋषियों को लाकर एक पर्वत पर राजा मनु बैठे और इन्होंने ही दोबारा से सृष्टि की रचना करने का काम किया था ईश्वर की आज्ञा से। तो इस प्रकार से राजा मनु जो है वो प्रथम विधि निर्माता के तौर पर बहुत प्रसिद्ध राजा हुए थे। और
याद रखिएगा कि मनुस्मृति धर्मशास्त्र पर आधारित एक न्याय संहिता के तौर पर ग्रंथ देखते हैं, जिसका आधार कहीं ना कहीं हिंदू जो कानून व्यवस्था वो भी बनती है। और यहाँ देखिए कि मनुस्मृति सबसे प्रमाणित पुरानी स्मृतियों में जानी जाती है, जिसको शुंग काल में लिखा गया था। शुंग काल में मनुस्मृति का संकलन हुआ था और यह स्मृति इतनी इंपॉर्टेंट रही कि लगभग 1776 के आसपास विलियम जोन्स जो रहे अंग्रेज, इन्होंने मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों, क्या क्वेश्चन पूछेगा कि मनुस्मृति का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया, तो विलियम जोन्स ने किया था। इसमें दोस्तों 12 अध्याय है मनुस्मृति में, और यह भी ध्यान रखना है कि लगभग 2684 के आसपास मनुस्मृति में श्लोक है। भारतीय न्याय शास्त्र अगर हम देखें पुराना, तो वो क्या है, मनुस्मृति ही रही है, बहुत मान्य स्मृति रही है। ठीक है, इसमें नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति का भी महत्वपूर्ण स्थान आता है, लेकिन यहाँ मनुस्मृति की बात हुई तो हमने इसमें थोड़ा सा डिस्कशन किया। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता। कृष्ण भक्ति का एक प्रधान ग्रंथ माना जाता है। यहाँ महाभारत भी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य अगर है तो वो क्या है, महाभारत है। इसके बाद हम देखें तो रामायण का भी नाम आता है। रामायण और महाभारत भारतीय इतिहास के, भारतीय साहित्य की बात करें, भारतीय संस्कृति की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, महाकाव्य हैं। महाभारत की हम बात करें दोस्तों, इसको शतसहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। शतसहस्त्र संहिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लगभग 1 लाख के आसपास श्लोक हैं, और 1 लाख श्लोक जब हुए तो इसे महाभारत कहा गया। समय समय पर महाभारत की जो पूरा ग्रंथ रहा है, महाकाव्य रहा, इसको अपडेट किया गया है। प्रारंभ में इसमें श्लोकों की संख्या बहुत कम थी, 6000 के आसपास श्लोक देखने को मिलते थे, तब इसे जय संहिता कहा गया था। प्रारंभ में जय संहिता कहा गया। जब श्लोकों की संख्या 24,000 हो जाती है तो इसे भारत कहा गया, और जब 1 लाख श्लोक हो गए तो इसे महाभारत कहा गया। और वेद व्यास जी को इसका संकलन कहा जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी। तो यहाँ अगर हम महाभारत की बात करते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि महाभारत श्रीमद् भगवत गीता की बात करें तो इसमें 18 का जो अंक है बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 पर्व हैं, 18 लोग दूसरी तरफ दिखे थे, 18 दिन युद्ध चलता है, 18 अध्याय श्रीमद् भगवत गीता में, तो 18 का अंक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता एक धार्मिक किताब से ऊपर उठ के एक ऐसी किताब है जो लोगों के नैतिक आचरण को सुधारने का काम करती है, आपको सही और गलत की पहचान कराती है श्रीमद् भगवत गीता, ये याद रखिएगा। तो अगर आप सही और गलत को पहचानना चाहते हैं, अच्छे आचरण को अपनाना चाहते हैं, एक शुद्ध चरित्रवान बनना चाहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ जरूर करिए। चलिए आगे बढ़े। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख साधन क्या था, रूप क्या था दोस्तों, तो गौधन। गौधन जो है इसको संपत्ति माना जाता था। जनरली आज अगर हम देखें तो जिसके पास ज्यादा बैंक बैलेंस होगा, कार होगी, प्रॉपर्टी होगी, उसको आप संपत्ति का नाम देते हैं। लेकिन ऋग्वेद में जब हम वैदिक युग की बात करते हैं तो यहाँ पर खासकर ऋग्वेदिक काल में संपत्ति गाय होती थी। जिस व्यक्ति के पास जितनी ज्यादा गाय होती थी उसको उतना ज्यादा धनवान व्यक्ति माना जाता था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब जिसके पास जितनी ज्यादा गाय उतना ज्यादा धनवान व्यक्ति, तो याद रखिए चोरी भी गाय की होगी, गाय की होगी, युद्ध भी किसके लिए होगा, गाय के लिए होगा। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और लोग प्रार्थना भी करते थे तो किसके लिए करते थे, गाय ही मांगते थे। तो गाय एक इंपॉर्टेंट व्यवस्था के तहत आता था, ये ध्यान रखिएगा। और गाय आर्यों के लिए सबसे पवित्र पशु भी था, जिसको अघन्या कहा जाता था। तो अघन्या वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, अघन्या वर्ड यूज किया गया है गायों के लिए, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न है आपका, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। दोस्तों याद रखेंगे ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, लगभग 1028 के आसपास सूक्त हैं। तो इसके 10वें मंडल में आपको सबसे पहले किसकी जानकारी मिलती है, शूद्र का उल्लेख मिलता है। याद रखिए शूद्र पर्टिकुलर किसी जाति विशेष को यहां पर सूचित नहीं करता है। क्लियर, यहां पर आपको वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है। ऋग्वेदिक समय हो या उत्तर वैदिक व्यवस्था के बाद हम जब आते हैं तो आपको वर्ण व्यवस्था पर आधारित सामाजिक चीजें दिखाई पड़ती हैं शुरू से ही। क्लियर, सिंधु घाटी सभ्यता के समय ऐसा नहीं था, लेकिन वैदिक सभ्यता में आपको सबसे पहले वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है। और वर्ण व्यवस्था का आधार दोस्तों है ऋग्वेद। ऋग्वेद का 10वां मंडल, 10वें मंडल के, याद रखिएगा 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में,
पुरुष सूक्त जो है इसमें वर्ण व्यवस्था का सबसे पहला उल्लेख है और यहां पर कितने वर्ण की बात की गई है? 4 वर्ण की बात की गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय ब्रह्मा की भुजाओं से, वैश्य ब्रह्मा की जांघों से और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती है। वर्ण व्यवस्था सबसे पहले ऋग्वेद में वर्णित थी। ऋग्वेदिक समय में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज आपको देखने को मिलता है, उसके बाद लगातार वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज देखने को मिलता है। ये वर्ण व्यवस्था दोस्तों याद रखिएगा कि मैंने पहले ही कहा कर्म प्रधान है, जन्म प्रधान नहीं था और इसमें आपको एक प्रकार से विघटनकारी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती, कोई छुआछूत टाइप का या इस प्रकार की कुरीति टाइप की व्यवस्था नहीं देखने को मिलती। एक समता मूलक व्यवस्था पर आधारित वर्ण व्यवस्था यहां पर देखने को मिलती है, जिसमें किसी भी प्रकार के भेदभाव को अनुमति नहीं दी गई थी। जैसा आप कर्म करते हैं उस प्रकार के आप वर्ण पे जाते थे, ना कि जिस वर्ण में आप जन्म लेते थे उस वर्ण में जाते थे। तो वर्ण व्यवस्था को उल्लेख यहां देखने को मिलता है। हालांकि जो अन्य मंडल है इनमें भी आप लोगों को स्पेशल चीज देखने को मिलती है। जैसे 7वें मंडल में आपको दशराग युद्ध की जानकारी मिलती है, जो कि बोल सकते हैं कि भरत कबीले और दास कबीले के बीच में होता है। 10 जन मिलकर युद्ध लड़ते हैं पारोशनी या रावी नदी के किनारे पर, जिसे दशराग युद्ध कहा गया। और इस युद्ध के बारे में आपको 7वें मंडल ऋग्वेद से जानकारी मिलती है। 9वें मंडल में दोस्तों सोम का उल्लेख मिलता है। याद रखिएगा, सोम को वनस्पति के देवता के तौर पर चिन्हित किया गया है। और यहीं पर अगर हम तीसरे मंडल की बात करें तो इसमें आपको गायत्री मंत्र की बारे में व्यवस्था देखने को मिलेगी। गायत्री मंत्र सूर्य सावित्र को समर्पित मंत्र रहा और अनार्यों को आर्य बनाने के लिए मंत्र की रचना स्वयं विश्वामित्र ने जी की थी, ये भी ध्यान रखना है। तो ये ऋग्वेद के मंडल की व्यवस्था हुई। जब ऋग्वेद के 10 मंडलों को आप देखते हैं तो इसमें पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया, अर्थात नए मंडल हैं। तो नए मंडल कौन से हैं? पहला मंडल और 10वां मंडल। पुराने मंडल की बात करें तो दूसरा मंडल और 7वां मंडल पुराने मंडल के तौर पर देखा जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? 18 है। भारतीय प्राचीन इतिहास को जानना है, संस्कृति को जानना है तो उसके इंपॉर्टेंट सोर्स हैं पुराण। पुराणों का संकलन गुप्त काल से हमें दिखाई पड़ता है और 12वीं शताब्दी तक किसी न किसी रूप में इनका संकलन होता रहा। कुल 18 पुराण है और इनका संकलन अलग अलग समय में हुआ है। इसमें हम बात करें दोस्तों तो मत्स्य पुराण आपको पुराने पुराण के तौर पर देखने को मिलता है। इसके अलावा नारायण पुराण, गरुड़ पुराण, बहुत सारे पुराण हैं। 18 पुराणों की संख्या देखने को मिलती है। भारतीय इतिहास को जानने के आधारित ग्रंथ है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? दोस्तों याद रखेंगे, वैदिक समय में अगर हम जाते हैं लोग प्रकृति पूजक थे, बहुदेववाद था। इंद्र, अग्नि, अरुण, वरुण, अश्विन, सोम आदि देवता देखने को मिलते हैं, परंतु प्रकृति पूजक लोग थे। नदियों की, पर्वतों की, वृक्षों की, इन सब की पूजा ऋग्वेदिक समय में की जाती थी, याद रखना है। पाशुपति की पूजा की जाती थी कहां पर? सिंधु घाटी सभ्यता के समय में, लेकिन यहां पर लोग आपको बेसिकली प्रकृति पूजक मिलते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया है? पुरंदर मतलब दोस्तों दुर्गों को नष्ट करने वाला, इंद्र के लिए शब्द यूज किया गया है। इंद्र के लिए ऋग्वेद में लगभग 250 शब्द प्रयोग किए गए हैं। सबसे ज्यादा बार अगर किसी देवता का उल्लेख है तो इंद्र का है, जिससे पता चलता है कि इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता रहे, देवराज इंद्र को इंपॉर्टेंस दिया गया। अग्नि के लिए 200 शब्द यहां पर दिए गए ऋग्वेद में, तो अग्नि दूसरा इंपॉर्टेंट देवता था। इंद्र को वर्षा का देवता कहा गया है दोस्तों, पुरंदर कहा गया, युद्ध का नेता कहा गया है। और अग्नि को मनुष्य और देवताओं के बीच संबंध स्थापित करने वाला एक माध्यम बताया गया है। वहीं वरुण जो है दोस्तों, याद रखिएगा, वरुण को आंधी, तूफान, वर्षा, सूर्यचंद्र का निर्माता के तौर पर देखा गया है। सोम को वनस्पति के देवता के तौर पर देखा गया है। अश्विन को विपत्ति हरने वाले देवता के तौर पर देखा गया है। क्लियर? अरुण को यहां पर हम बात करें, इसके अलावा कई सारे देवताओं को उल्लेख मिलता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इंद्र के बारे में बात की गई है। याद रखिएगा कि यहां पर जो देवता दिए गए हैं ये सब की जानकारी हमको ऋग्वेदिक समय में देखने को मिलती है। हालांकि ऋग्वेदिक समय के बाद हम उत्तर वैदिक समय में जाते हैं तो यहाँ पर इंद्र, अग्नि, इन सब का स्थान गौण हो जाता है और वहां पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश की अवधारणा देखने को मिलती है। यहाँ पर इंद्र को इंपॉर्टेंस दिया गया है, जो उत्तर वैदिक काल में कम हो जाता है। तो इससे हमको यह भी पता चलता है कि ऋग्वेदिक काल जो रहा उसमें बहुदेववाद चलता था, लोग प्रकृति पूजक थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से संबंधित है, मैंने बता दिया है।
अस्तोमा सद्गमय कहां से लिया गया है दोस्तों? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अस्तोमा सद्गमय दिया गया है। और अगर उपनिषद की बात करें दोस्तों तो बृहदारण्य उपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद जो है यहां से आपको इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो अस्तोमा सद्गमय कहां से लिया है? तो याद रखेंगे यह व्यवस्था ऋग्वेद से ली गई व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम बसे। याद रखेंगे पंजाब का क्षेत्र सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया, जहां पर आकर इन्होंने ग्रामीण सभ्यता का विकास किया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ वेद दिए हैं, एक तरफ यज्ञकर्ता दिए हैं, गायनकर्ता दिए हैं। ठीक है, ऋग्वेद के गायनकर्ता होत्र ऋषि रहे, यजुर्वेद के धर्यु रहे, सामवेद के उद्गाता रहे, अथर्ववेद के ब्रह्मा रहे। इसमें स्तुति दी है, इसमें विधि विधान अनुष्ठान के दिए गए हैं, इसमें संगीत मंत्र उच्चारण है, इसमें जादू टोना टोटका चिकित्सा पद्धति दिया गया। आपका उत्तर हो जाएगा अ। क्लियर? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई, अपौरुषेय, पुरुषों के द्वारा नहीं, वेदों को रचना जो है वो देवताओं के द्वारा की गई। ठीक है, ये उसका उत्तर होगा। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक क्या है दोस्तों? जब हम भारतीय साहित्य की बात करते हैं, इस भारतीय साहित्य में षड दर्शन का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। इसमें एक है वैशेषिक दर्शन, जिसके जो प्रतिपादक हैं दोस्तों वो कणाद हैं। अगर हम दोस्तों षड दर्शन की बात करेंगे तो ये षड दर्शन में आता है न्याय दर्शन, षड दर्शन में आता है वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन के बाद आता है सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के बाद आता है योग दर्शन, योग दर्शन के बाद आता है पूर्व मीमांसा, और इसके बाद आता है उत्तर मीमांसा। तो ये आपको षड दर्शन देखने को मिलते हैं। यहां पर अगर हम उत्तर मीमांसा पे जाते हैं तो इसको दिया था किसने? तो याद रखेंगे ये वादरायण ने दिया था। ये भी आप लोगों को याद रखना है। षड दर्शन, दर्शन उनके प्रतिपादक का भी यहां पर नाम दिया जाता है। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक तो कणाद हैं, लेकिन यह याद रखिए कि इसके अलावा जो षड दर्शन में उत्तर मीमांसा कौन लाए हैं? वादरायण लाए हैं। पूर्व मीमांसा कौन लाए हैं? जैमिनी लाए हैं। योग दर्शन कौन लाए हैं? पतंजलि लाए हैं। बाबा रामदेव को आपने देखा ये योग की पूरी व्यवस्था, पतंजलि योगपीठ, जो पतंजलि है वो योग दर्शन लाने वाले रहे हैं। सांख्य दर्शन कौन लाए दोस्तों? कपिल मुनि। कपिल मुनि शांख दर्शन लेकर आए थे। अगर हम वैशेषिक का देखें तो अभी बता दिया वैशेषिक कौन लाया? कणाद लाए हैं। और न्याय कौन लाए? तो गौतम, गौतम जो रहे मुनि वो न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो ये षड दर्शन भारतीय साहित्यिक व्यवस्था में देखने को मिलते हैं, भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी, अभी बताया है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बादरायण, ये भी बताया है। ठीक है, अगला प्रश्न, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल जो सोम को समर्पित है, ध्यान रखना है। प्रसिद्ध दशराग राजाओं का युद्ध, दशराग युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? तो याद रखिए पारुष्णी, जिसको आप आज रावी नदी के नाम से जानते हैं। ये नदी पारुष्णी जो रही, इसी के किनारे पर दशराग युद्ध लड़ा गया था। जो एक तरफ हम देखें दोस्तों तो भरत कबीला, जिसको आप त्रित्सु कबीला भी कहते हो, दूसरी तरफ दाएं तो सुदास या दास जन थे। इधर भी 5 और इधर भी 5 थे, ध्यान रखना। तो इन 10 जनों के बीच में युद्ध हुआ था, वो पारुष्णी के तट पर हुआ था, जिसको भरत कबीले जीत गए थे। ये भरत कबीले जो थे इनका बाद में संधि हो जाता है किससे? पुरु कबीले से। तब जाके होता है कुरु, और आगे जाकर बनते हैं कौरव, और आगे जाकर होता है पांडवों के साथ महाभारत का युद्ध। तो यहाँ पर जो पारुष्णी नदी के तट पर आपको युद्ध देखने को मिला, इसे आपने कहा 10 रागी युद्ध। पारुष्णी को रावी के नाम से जानते हैं, और इसके बारे में आपको ऋग्वेद के 7वें मंडल से सूचना मिलती है। 10 राजाओं में दोस्तों पुरु, यदु, तुर्वश, अनु, ठीक है, इसके अलावा द्रहयु, अनिल, पक्य, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा हम देखें तो भलानस, विषाणिनी और शिव, ये आपको 10 राजा मिलते हैं। 5 इधर 5 इधर, दोनों के बीच में जब संधि होती है तो इसे आप कहते हैं दशराग। तो दशराग युद्ध के बारे में आपको कहा तो 7वें मंडल से जानकारी मिलती है। पारुष्णी नदी के किनारे पर यह युद्ध होता है। भरत कबीले का पुरु से जब संधि हो जाता है तो इसे कहते हैं
कौरव, कुरु। ठीक है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व दर क्या रही है दोस्तों? 1/6, 1/6 भाग जो रहा है वो आपके धर्मशास्त्रों में भू राजस्व दर मिलती है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है दोस्तों? ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। जनरली 800 से 600 ईसा पूर्व जब हम जाते हैं ब्राह्मण वर्चस्व के काल के तौर पर आप इसको देखते हैं। जनरली उत्तर वैदिक काल का जो समय है, उत्तर वैदिक काल का जो समय है दोस्तों, इसको हम ब्राह्मणों के वर्चस्व का युग भी कहते हैं। इस समय कई सारे अनुष्ठान, विधि विधान, पशु बलि आदि का प्रचलन हुआ। अलग अलग प्रकार के यज्ञ, जिसमें बोल सकते हैं अग्निष्टोम यज्ञ हो, राजसू यज्ञ हो, अश्वमेघ यज्ञ हो, वाजपेयी यज्ञ हो, ये अलग अलग प्रकार के यज्ञों का वर्णन आपको यहाँ देखने को मिलता है। जनरली अश्वमेघ यज्ञ जो था वो साम्राज्य विस्तार से संबंधित था। राजा अपनी महानता को, अपनी शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए एक प्रकार से अश्वमेघ यज्ञ करवाता था। साम्राज्य विस्तार के लिए घोड़ा छोड़ा जाता था। जिन जिन क्षेत्रों में घोड़ा घूमकर राजा था वो क्षेत्र अश्वमेघ यज्ञ करने वाले राजा का हो जाता था। ऐसे ही वाजपेयी यज्ञ जो था दोस्तों वो प्रजा की भलाई से संबंधित था। अग्निष्टोम यज्ञ जो था वो शक्ति प्रदर्शन के लिए था। और राजसू यज्ञ जो था दोस्तों वो राजाभिषेक के समय दिव्य शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता था। तो एक प्रकार से यज्ञों की व्यवस्था यहाँ पर ज्यादा बढ़ गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदय थी दोस्तों? तो याद रखेंगे अछूत की अवधारणा जो है दोस्तों वो उत्तर वैदिक काल में आपको क्लियर तौर पर देखने को मिलती है। एशिया माइनर स्थित बोगजकाई का महत्व किस लिए है दोस्तों? एशिया माइनर में बोगजकाई आपको अभिलेख मिलता है। इसका महत्व है क्योंकि यहाँ पर आपको 4 देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य के बारे में उल्लेख देखने को मिलता है। गायत्री मंत्र देवी सवित्र को, सूर्य को समर्पित है। किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में है, विश्वामित्र के द्वारा रचा गया है और अनार्यों को आर्य बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए रचा गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल हो, 10 मंडल ऋग्वेद में है। ऐत्रेय ब्राह्मण है ऋग्वेद का, कौशितकी ब्राह्मण ऋग्वेद का है। इसके अलावा 1028 सूक्त हैं। और अगर ऋचाएं भी पूछ ले ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं तो ध्यान रखेंगे 10,580 के आसपास ऋग्वेद में ऋचाएं देखने को मिलती हैं, याद रखना है। क्लियर दोस्तों? तो ये रही गायत्री मंत्र की व्यवस्था जो आपको देखने को मिलती है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन को प्रसारित किया था, न्याय दर्शन को प्रसारित किया था गौतम मुनि ने। प्राचीन भारत में निष्क से किसको आप संदर्भित करते हैं? तो अस्वर्ण आभूषण को। दोस्तों निष्क का मतलब था मोतियों की माला या सोने का हार। उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था आपको देखने को मिलती है, याद रखिएगा। तो निष्क या का अर्थ होता है मोतियों की लड़ी, माला या सोने का हार। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि हैं। उपनिषद पुस्तकें दोस्तों दर्शन पर आधारित हैं। 108 उपनिषदें, हर वेद पर अलग अलग प्रकार के आपको उपनिषद देखने को मिलते हैं। छांदोग्य उपनिषद से आपको श्री कृष्ण के बारे में पहली जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में वेद दिए गए हैं, सूची 2 में इनमें दी गई विषय वस्तु है, इसको जोड़ना है। तो ऋग्वेद में क्या दिया है? ऋग्वेद में दिए स्तोत्र और प्रार्थनाएं। यजुर्वेद में क्या दिए हैं? कर्मकांड करने की जो विधि, अनुष्ठान की विधि है वो सब दी गई है। सामवेद को संगीतमय स्तोत्र कहते हैं, संगीत का जनक है। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र वशीकरण की पूरी व्यवस्थाएं दी गई हैं। यूपी पीसीएस 2001 में ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा A। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। दोस्तों हमें पूरे वैदिक व्यवस्था में लगभग 25 अलग अलग नदियों का उल्लेख मिलता है। इसमें हम बात करें सिंधु की, तो सिंधु नदी का उल्लेख बार बार है। सिंधु आर्यों बोल सकते हैं आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, इसका बार बार उल्लेख आपको देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन हम बात करें दोस्तों सरस्वती, तो सरस्वती जो है इसको नदीतम कहा गया है। नदीतम का मतलब है श्रेष्ठ नदी, पवित्र नदी अगर किसी को कहा गया है तो सरस्वती को कहा गया। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर क्या है? सिंधु, लेकिन सरस्वती को श्रेष्ठ और पवित्र नदी कहा गया है। गंगा का उल्लेख आपको 1 बार मिलता है, यमुना का उल्लेख आपको 3 बार मिलता है ऋग्वेद में। शतुद्री सतलज को कहा जाता था, सतलज नदी जो थी उसको शतुद्री कहा जाता था। परुष्णी नदी उसको रावी कहा जाता था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो रावी परुष्णी का नाम याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये नदियों की व्यवस्था रही और नदियों के किनारे आपको ये सभ्यता देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे के कई क्षेत्र के थे?
आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से मिलता है? तो याद रखेंगे काठो उपनिषद से यम नचिकेता का संवाद मिलता है। कई एग्जाम्स में प्रश्न आ चुका है। वैदिक नदी कुभा, काबुल का स्थान कहां निर्धारित होना चाहिए? काबुल अफगानिस्तान की नदी है। इसका उल्लेख भी आपको वैदिक साहित्यों में मिलता है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन कौन सा था? कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन दिया था, ध्यान रखेंगे। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? दोस्तों अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा दोस्तों 1961-62 में खोजा गया था। और अतरंजी खेड़ा दोस्तों कहां है? उत्तर प्रदेश में है। और यह भी ध्यान रखेंगे कि यह काली नदी के तट पर उत्तर प्रदेश में है। और यहां से आपको लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलते हैं जो 1000 ईसा पूर्व के हैं। इसलिए हम कहते हैं कि लोहा, जिसको बोल सकते हैं कि कृष्ण अयस कहा जाता है, ये जो अयस है ये कब मिला? तो ध्यान रखेंगे ये अतरंजी खेड़ा से मिलता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका संकलन वेद पर आधारित है? याद रखेंगे सामवेद का संकलन वेद पर आधारित है। कौन से वेद पर? ऋग्वेद पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल है? दोस्तों तो भागवत। प्रस्थान त्रयी की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता, इन तीनों को मिला दें तो आपका क्या बनता है? तो प्रस्थान त्रयी होता है। तो शामिल कौन नहीं है? भागवत शामिल नहीं है। भगवत गीता हो, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद तीनों प्रस्थान त्रयी में शामिल हैं, भागवत शामिल नहीं है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से संबंधित है। मैं बता चुका हूं मीमांसा दर्शन के बारे में। सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में क्या क्या व्यवस्था है उनको देखा गया। एमपीपीएससी 1999 का ये क्वेश्चन है। अथर्ववेद में क्या दिया गया है? औषधि से संबंधित है। ऋग्वेद में क्या दिया हुआ है? ईश्वर की महिमा है। यजुर्वेद में क्या दिया गया है? विधि दी गई है। और सामवेद में क्या दिया गया है? संगीत दिया गया। इस आधार पर आपको मिलाना है, ए आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित? तो चरक जो थे एक आयुर्वेदाचार्य थे और इन्होंने चिकित्सा पर ग्रंथ लिखा था, चरक संहिता। ठीक है। अगला प्रश्न है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो यजुर्वेद से आपको यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ये गद्य पद्य दोनों शैली में लिखा गया हुआ एकमात्र वेद है, ध्यान रखेंगे। वैदिक युगीन सभा, सभा दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सभा क्या थी? तो सभा जो थी वो इस समय मंत्री परिषद, जिस प्रकार से आज आपको मंत्री परिषद दिखाई पड़ती है, इसी प्रकार से ऋग्वैदिक समय में राजा को उसके कामों में सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। उस मंत्री परिषद को आप क्या कहते थे? सभा कहते थे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर समिति भी थी और इसके अलावा यहाँ पर विदत भी थी। ये तीनों व्यवस्था आपको देखने को मिलती है कहां पर? ये तीनों व्यवस्था देखने को मिलती है ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में तीनों व्यवस्था देखने को मिलती है। सभा जो थी दोस्तों, ये याद रखेंगी, जो समाज में जो वरिष्ठ लोग होते थे उनकी संस्था होती थी। समिति जो होती थी ये उच्च अधिकारियों की संस्था होती थी। विदत जो थी वो आम जनता की संस्था होती थी। अगर हम उत्तर वैदिक काल में चले जाएं, उत्तर वैदिक काल में इनकी महत्ता कम हो गई थी। विदत लगभग लुप्त हो गया था उत्तर वैदिक काल में और सभा समिति का महत्व कम हो गया था, केवल परामर्शदात्री व्यवस्था के तौर पर रह गए थे। और ये बहुत बड़े रूप से यहाँ पर अंतर दिखाई पड़ता। क्यों? क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म प्रधान थी, बाद में वो जन्म प्रधान हो गई। और जन्म प्रधान होने के बाद यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था में भी बदलाव आया। जब हम ऋग्वैदिक काल के समय में बात करें तो ऋग्वैदिक काल में आपको जनतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिलती है, जनतंत्र देखने को मिलता है, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। डेमोक्रेसी टाइप का था कि योग्य व्यक्ति को निर्वाचित किया जाता था राजा के तौर पर और उसको सलाह करने के लिए तीनों संस्थाएं होती थी। इसका मतलब यह था कि राजा जो था वो निरंकुश नहीं हो सकता था, राजा संप्रभु नहीं था, उस पर अंकुश लगा होता था। अंकुश किसके माध्यम से लगा होता था? सभा समिति विदत के माध्यम से लगा होता था। राजा बेहतर काम करेगा आज के प्रधानमंत्री की भांति तो उसको दोबारा से चुना जाएगा, वरना नहीं चुना जाएगा। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक में आपको देखने को मिलती थी और सभा समिति विदत का महत्व दिखाई पड़ता था। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो राजा का पद वंशानुगत हो गया था, राजा का बड़ा बेटा राजा बनने लगा था। तो अब यहाँ पर ये हो गया था कि कुछ भी हो जाए, अच्छा काम करे ना करे, अपना ही बेटा राजा बनना है। तो यहाँ पर राजा के जो कार्य निर्वहन की स्थिति तो उसमें गिरावट देखने को मिलती है और इसके बाद सभा समिति विदत की सुनी ही नहीं जाती थी। तो यहाँ से आपको एक प्रकार से जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था है उत्तर वैदिक काल से देखने को मिलती है और यहाँ से कहीं ना कहीं आपको स्थिति में भी गिरावट देखने को मिलती है। तो इसलिए हम उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल को अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में आपको डेमोक्रेटिक टाइप का सिस्टम देखने को मिलता है, उत्तर वैदिक काल में वो थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलती है। बराबर। तो यहाँ याद रखिएगा, सभा एक मंत्री परिषद के तौर पर दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न है
वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, याद रखेंगे गणतंत्र था, याद रखेंगे गणतंत्र वाली व्यवस्था देखने को यहाँ मिलती है। यहाँ पर निरंकुशता नहीं थी, वंशानुगत राजतंत्र नहीं था, प्रजातंत्र की व्यवस्था, गणतंत्रात्मक सिस्टम यहाँ देखने को मिलता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ के तौर पर देखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य है दोस्तों। क्या है? सांख्य है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में हुई है। याद रखेंगे वैदिक युग में आपको इन सभी दर्शनों की स्पष्ट अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है। क्लियर दोस्तों? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? याद रखेंगे लोहारगिरी। क्योंकि आर्य जो थे, प्रारंभिक आर्य जो थे, वो लोहे से परिचित ही नहीं थे। अब चूंकि लोहे से परिचित ही नहीं थे तो लोहे का काम कैसे करेंगे? तो लोहारगिरी लोग नहीं जानते थे। इसके अलावा मृदभांड बनाना जानते थे, आभूषण बनाना जानते थे, सोने चांदी के आभूषण खूब बनाते थे लोग, आभूषण प्रिय होते थे, खूब सोना चांदी पहनते थे। बढ़ईगिरी, काष्ठकारिता, ये भी जानते थे। किससे परिचित नहीं थे? लोहारगिरी से ये परिचित नहीं थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्लियर? और यहां पर याद रखिएगा कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाना, एक तरफ उपवेद दिए गए हैं और एक तरफ वेद दिए गए हैं, मतलब वेदों के उपवेद को आपको मिलाना है। जनरली क्या है, आपको भारतीय शास्त्रों में 4 वेदों की व्यवस्था देखने को मिलती है। 4 वेदों के अलग अलग विषय भी है, अलग अलग गायनकर्ता भी है। जैसे ऋग्वेद के विषय क्या है? देवताओं की स्तुति श्लोक हैं, गायनकर्ता होत्र ऋषि हैं। यजुर्वेद का जो विषय है वो क्या है? यज्ञ अनुष्ठानों की विधियां हैं और गायनकर्ता अधर्व्यु हैं। सामवेद की विषय वस्तु संगीत है, जो ऋग्वेद के मंत्र को संगीतमय करके सामवेद में जगह दी गई है, लेकिन इसके जो गायन करता है वो उद्गाता है। अथर्ववेद की विषय वस्तु तंत्र मंत्र जादू टोना वाली व्यवस्था चिकित्सा पद्धति है, लेकिन इसके गायन करता ब्रह्मा है। इनके अलग अलग वेद भी हैं, जैसे आयुर्वेद। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है और इसकी रचना की थी धन्वंतरी ने। धन्वंतरी जो थे उन्होंने इसकी रचना की थी। ये चिकित्सा पद्धति पर आधारित है। यजुर्वेद का अगर हम देखें तो धनुर्वेद उपवेद आता है, जिसकी रचना दोस्तों याद रखिएगा विश्वामित्र ने की थी। विश्वामित्र ने की थी धनुर्वेद की रचना। युद्ध कला के बारे में जानते हैं इसमें। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, जिसकी रचना भरत मुनि ने की थी। भरत मुनि ने की थी और संगीत प्रधान है ये। और अथर्ववेद का उपवेद जो है दोस्तों वो शिल्प वेद है, जिसकी रचना भगवान विश्वकर्मा ने की थी। और यहाँ पर जो भवन निर्माण कला है, इन सब के बारे में व्यवस्था की गई है। तो चारों वेद अलग हैं, चारों वेद के विषय अलग हैं, चारों वेद के गायनकर्ता अलग हैं, चारों वेद के उपवेद अलग हैं, उपवेदों के विषय अलग हैं और उपवेदों के रचनाकार भी अलग है। ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो वैदिक सभ्यता का लेक्चर किया, उसके पहले पार्ट में 60 क्वेश्चंस पे चर्चा किया जो प्रारंभिक व्यवस्था पर आधारित है। अगले लेक्चर में वैदिक साहित्य के, वैदिक सभ्यता के लेक्चर के पार्ट 2 में इसके आगे के प्रश्नों को हम डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। मिलता हूं अगले लेक्चर में नए प्रश्नों के साथ। इस टॉपिक को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।